दें कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक्शन में है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम शुरू हुआ है। फरवरी से पीएम मोदी चुनावी रैलियां शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां होंगी। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़ में ये रैलियां होंगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। वहीं फरवरी से पीएम मोदी चुनावी रैलियां शुरू करेंगे और ये चुनावी रैली सबसे पहले यूपी में 3 रैलियां की जाएंगी। आपको बता दें कि चुनावी रैली के पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां की जाएंगी। लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैलियां होंगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक्शन मोड में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जल्द ही पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये कार्यक्रम फरवरी से शुरू होगा। आपको बता दें कि चुनावी रैलियां पीएम मोदी की फरवरी से शुरू होंगी। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां होंगी। पहले चरण में बीजेपी यूपी में 3 रैलियां करेगी। लखनऊ, आजमगढ़ और अलीगढ़ में पीएम मोदी की ये रैली होगी। लोकसभा 2024 को लेकर ये रैली की जा रही है। अब जहां बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो उसके लिए फाइनल चुनाव है और कहीं न कहीं वो जीत की हैट्रिक जो है वो लगाना चाहती है। यानी कि 2014 से लगातार जीत जो 2 बार मिली है, 2014-19 में, और वो 2024 में भी कहीं न कहीं वो दोहराना चाहती है। यही वजह है कि लगातार हर तबके पे जाके बात की जा रही है, हर रणनीति पे काम किया जा रहा है, और यही और पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए पीएम मोदी की जो यात्राएं हैं या फिर जनसभाएं वो शुरू की जाएंगी। ये कहा जाए, पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाएंगी। लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, ये 3 इलाके होंगे जहां पे रैलियां होंगी। क्योंकि देखिए, लखनऊ से अवध को कहीं न कहीं साधेंगे पीएम मोदी, वहीं आजमगढ़ से साधेंगे पूर्वांचल को, और अलीगढ़ से पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधेंगे। यानी कि पूरा 3 रैलियों से पूरा प्रदेश जो है वो कहीं न कहीं साधने की कोशिश करेंगे। फरवरी से पीएम मोदी रैलियों की जो बयार है पीएम मोदी की रैलियों की, वो शुरू होगी, और ये पहला चरण होगा। इसके आगे और भी चरण होंगे जिसमें कि पीएम मोदी जरूर उत्तर प्रदेश आएंगे और कहीं न कहीं जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको नुकसान हो। जी, लेकिन दिवाकर, 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। तो ये जो रैली बीजेपी करने जा रही है, इस रैली से बीजेपी को कितना मुनाफा होगा, और धरातल पर जब पीएम उतरेंगे तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में लोकप्रिय है, और जब वो बोलते हैं तो कहीं न कहीं जनता सम्मोहित होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर उनकी रैली कराई जाती है तो जाहिर बात है कि जनता सम्मोहित होगी, और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और धरातल पे तो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रहते हैं, लगातार जनता के बीच रहते हैं। लेकिन जब रैलियों पे आगे चुनावी रैलियों की बात आएगी तो आप देखिएगा कि जनता को संबोधित करें, उनको प्यार तो देंगे, लेकिन विपक्ष पे वार भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इससे काफी ज्यादा मुनाफा जो है वो कहीं की भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम धमाके का मामला देखने को मिला। 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि श्रमजीवी रैलियों में बम का धमाका हुआ था, जिसके बाद 2 आरोपियों को सजा दी गई है। अपराध जघन्य, दोषियों से कोई सहानुभूति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम धमाके के मामले में
जौनपुर में 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। श्रमजीवी एक्सप्रेस के में बम धमाके के मामले में 2 आतंकियों को सजा सुनाई गई है। अपराध जघन्य, दोषियों से कोई सहानुभूति नहीं है, कोर्ट ने कहा है। हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 आतंकियों को अब सजा सुना दी गई है। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम धमाके के मामले में आतंकियों को सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। कबाड़ के ओपन गोदाम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि कबाड़ के ओपन गोदाम में भीषण आग का मामला सामने आया है। आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया है। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है। आसमान में काला धुएं का गुब्बार उठ रहा है। आपको बता दें काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन की टीम पहुंची है। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। जहां सिकंदराबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कबाड़ के ओपन गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। सुशांत गोल्फ सोसाइटी में कार्रवाई की गई है, जहां अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। अवैध रो हाउस, 2 व्यावसायिक निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है और प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध प्लाटिंग को लेकर के लगातार जो कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई को लेकर के लगातार बैठक भी कर रहा है। इसी बैठक में ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं जो कि बिना एलडीए की अनुमति के पूरी तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। उसी कार्रवाई में एक कार्रवाई सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में की गई, क्योंकि यहाँ पर एक अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिससे लोगों को मकान भी वहां पर बेचे जाने थे। तो उससे पहले ही एलडीए ने वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। और इसके साथ ही अगर बात की जाए 3 और जगह है जहां पर रो हाउस और 2 व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया। वो इलाका जानकीपुरम का पड़ेगा, क्योंकि जानकीपुरम इलाके में भी इससे पहले एलडीए की टीम कई बार गई और वहां पर नोटिस भी चस्पा करके आई थी, लेकिन उस नोटिस के तहत भी किसी तरह का कोई भी संज्ञान जो मालिक है उनके द्वारा नहीं लिया गया, ना ही कोई नोटिस का जवाब दिया गया एलडीए में। उसके बाद एलडीए की टीम पहुंची और वहां पर उसको भी सील कर दिया है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से अवैध प्लाटिंग को लेकर के या फिर अवैध निर्माणों को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण एक मुहिम छेड़े हुए, तो उसी मुहिम के तहत ये भी कार्रवाई साफ तौर से देखने को मिली है। लेकिन कलीम, इस मामले में किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से अवैध निर्माणों की बात की जाए, तो जो जोनल इंजीनियर तैयार किए जाते हैं, जो क्षेत्रों में रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, वो पूरी तरीके से इन लोगों को संरक्षण देते हैं। और उसी संरक्षण के तहत जब पूरा मकान या जो वहां पर बिल्डिंग तैयार होती है वो तैयार कर ली जाती है, उसके बाद अधिकारियों की निगाह पड़ती है, तो अधिकारी उसको सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए नोटिस देते हैं। लेकिन साफ तौर से अगर कार्रवाई की अगर बात की जाए, तो साफ तौर से जो जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे होते हैं सुपरवाइजर और इंजीनियर, वो वहां तक पहुंचते हैं, वो केवल अपनी जेब गर्म करते नजर आते हैं। और जेब गर्म करने के बाद पूरी तरीके से मकान या बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तो उसके बाद इसमें सीलिंग की कार्रवाई होती है। तो साफ तौर से सबसे पहली कार्रवाई तो इंजीनियर और सुपरवाइजर पर होनी चाहिए। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 7 कॉरिडोर मेट्रो का कायाकल्प करेंगे। आपको बता दें कि 10 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। 10 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में 50 से अधिक मेट्रो स्टेशन बनेंगे। 10 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। चारबाग से बसंत कुंज के बीच जल्द शुरू होगा काम। आपको बता दें कि चारबाग से बसंत कुंज के बीच मेट्रो का काम जल्द शुरू किया जाएगा। 12 किलोमीटर के रूट पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। 7 कॉरिडोर मेट्रो का कायाकल्प किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, 7 मेट्रो स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा और मेट्रो स्टेशन बनाने को लेकर भी रणनीति की जा रही है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है?
देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए 7 कॉरिडोर को, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है वो अब जो है 50 से अधिक जो मेट्रो स्टेशन तैयार करने की जो पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, ब्लू लाइन का काम अब जो जल्द शुरू करने की बात की जा रही है। जी। इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बैठक हुई है, तो बैठक में साफ तौर से कहा गया है कि 12 किलोमीटर के रूट में 11 स्टेशन जो तैयार किए जाएंगे, उसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। और इसके साथ ही जो स्टेशनों की बात की जाए, जो मेट्रो रूट दौड़ाने की बात की जाए, आईएम से लेकर के बसंत कुंज तक की, और फिर उधर से राजाजीपुरम की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि काफी एक ट्रैफिक रहता है, और ट्रैफिक के चलते जो वहां पर जो वाहन है वो लगातार रेंगते हुए नजर आते हैं। जो लोगों को निकलना होता है तो वो वहां पर समस्याओं के बीच फंसे रहते हैं। तो इसी चीजों को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो सीएम है वो मेट्रो की और जो रूट है वो तैयार करने की बात कर रहे थे, उसी रूटों के तहत अब ये मैप पूरा तैयार हुआ। उसी मैप को तैयार करने के बाद जो बैठक हुई है, बैठक में साफ तौर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 50 से जो अधिक मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे, उसको लेकर के काम जल्द शुरू किया जाएगा, और इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अगर देखा जाए कलीम, बात की जाए आबादी की, तो आबादी को क्या कुछ फायदा मिलेगा इन 11 स्टेशन मेट्रो स्टेशन बनने से? देखिए, जिस तरीके से फायदे की बात की जाए, तो फायदा सबसे पहला ये मिलेगा कि जिस तरीके से उन्हें जो अपने गंतव्य तक जाना होता है, वहां तक काफी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेट्रो से सीधा वो अपने आवास तक की उतर सकते हैं। और फिर जिस तरीके से इकाना की बात की जाए, इकाना रोड की, और फिलहाल जो अभी एक रूट जो तैयार हुआ है, वो रूट सीधा सरोजनी नगर एयरपोर्ट तक जाता है, लेकिन वो बाहर अंदर जाता है। लेकिन जो एक बाहर का रूट जो पूरा तैयार होगा, वो आपका इकाना स्टेडियम होते हुए जाएगा, अंसल होते हुए जाएगा, और ये जो सिटी के अंदर की बात की जाए, सिटी के अंदर भी होते हुए जो जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको काफी राहत मिलेगी। ट्रैफिक की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये जो काम जल्द तैयार करने की बात की गई, तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस काम की शुरुआत कब तक होती है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रेरा के बकायेदारों के सील कार्यालय होंगे। आपको बता दें कि कार्यालय सील किए जाएंगे। मासिक बैठक में डीएम ने निर्देश दिए हैं। राजस्व कार्यों की बैठक में निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्व कार्यों में निर्णय लिया गया है। तहसील स्तर पर टॉप 10 बकायेदारों की सूची तैयार होगी। 1 साल के ऊपर लंबित मामलों में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 1 साल से ऊपर का लंबित मामला जो होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। रेरा के मानक ना पूरे करने वाले चिन्हित किए जाएंगे। रेरा के बकायेदारों के कार्यालय सील किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, ये जो कार्यालय है उन्हें सील किया जाएगा रेरा का, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस विषय में? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए जिलाधिकारी के द्वारा जो बैठक की गई, उस बैठक में साफ तौर से जो सरकारी जमीनों पर लोग कब्जा किए हुए हैं, उन कब्जों को लेकर के एक अहम मुद्दा रहा है। क्योंकि सरकार भी जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उनको मुक्त कराने की बात कर रही थी। लेकिन अगर इसी बीच अगर रेरा की बात की जाए, तो रेरा के जो बकायेदार हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात की जाए वो देखने को मिलेगी। लेकिन अब इस मामले में जो एक बड़ी बात कही गई है कि 1 साल से जो अधिक लंबित मामले हैं, यानी कि जो मामले लगातार खींचे जाते हैं, उन खींचे जा रहे जो मामले हैं उनमें आखिर लापरवाहियां कहाँ रहती हैं, इन सभी मामलों को जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो चिन्हित की गए हैं 11 जो कंपनियों की अगर बात की जाए, जो तहसील स्तर पर टॉप बकायेदार हैं, उनकी अगर बात की जाए, जिसमें अंसल है, साइंस सिटी है, आसन से तुलसियानी है, और पार्थ इंफ्रा है, ओमेगा डेवलपर्स है, इस तरह के जो कंपनियां हैं उनको जो है लगातार नोटिस भी दी गई थी। लेकिन उन नोटिसों के बाद ये मामले लगातार लंबित चल रहे थे। तो अब इस मामले को लेकर के साफ तौर से जो जिलाधिकारी हैं वो सख्त हुए हैं, और उन्होंने इन सभी मामलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील करने एक बात कही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो बैठक हुई, बैठक में जो मानक देखे गए, उन मानकों के विपरीत जो काम हुआ, उन सभी चीजों को लेकर के जो कार्रवाई की बात कही गई, ये कार्रवाइयां जमीनी स्तर पर कब देखने को मिलेगी, ये एक अहम सवाल बना रहेगा। क्योंकि कागजों पर अक्सर देखने को मिलता है कि कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए, वो कार्रवाइयां पूरी तरीके से आंखों से ओझल रहती है। तो अब जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को कितना पालन होता है, कितनी कार्रवाई देखने को मिलती है, ये अहम चीज बनी रहेगी। लेकिन कलीम, 1 साल का लंबा समय, और उसमें भी इससे भी ऊपर लंबित जो समय दिया गया था, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अब कार्रवाई, इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है कि इतना समय क्यों लग गया 1 साल का? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो मामले लंबित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से साठगांठ होती है। साठगांठ के बाद जिस तरीके जो कार्रवाइयां होनी होती है, वो कार्रवाइयां
तारीख एक लंबी निकाल देते हैं। उसी तारीख के चलते वहां पर जो कार्रवाइयों की बात की जाए, जो आदेशों की बात की जाए, वो आदेश आने में समय लग जाता है और इसका पूरा फायदा जो बकायेदार है वो उठाते हैं। और उन बकायेदारों के द्वारा जो फायदा उठाते हुए जो मकान है, कार्यालय है या फिर जो अन्य चीजें हैं, उनको पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है, तो उस पर सख्ती पर यह देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं वो निर्देशों का पालन होगा, या फिर जिस तरीके जो 10 बकायेदार जो चिन्हित किए गए हैं, ये बकायेदार इसका अभी भी पूरा फायदा उठाते हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उनको चकमा देते हुए सफल होते हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दो छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। धनकोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। छात्रों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए लगातार पुलिस जांच में जुट गई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। धनकोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दो छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये वीडियो बताया जा रहा है। थाना धनकोर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन में 30,000 घोटाले का मामला सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कमलकांत गुप्ता ने जुर्माना लगाया है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगा है। आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगा है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन कमलकांत गुप्ता ने जुर्माना लगाया है। संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाले के मामला सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जल जीवन मिशन पर 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कमलकांत गुप्ता ने यह जुर्माना लगाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। तो संजय, जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला सामने आया है, क्या कुछ इसकी पूरी जानकारी है? देखिए स्वप्निल, पहले मामले को समझ लीजिए। ये घोटाला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से आज से 6 महीने पहले लगाया गया था कि जल जीवन मिशन में करीब 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जगह उन्होंने अपनी बात रखी थी इस घोटाले को लेकर के। लेकिन जो अदालत में तत्कालिक जो जल शक्ति मंत्री थे महेंद्र सिंह, उनकी ओर से याचिका दायर की गई थी, मानहानि की याचिका थी। उन्होंने इस घोटाले को खारिज किया था। योगी सरकार में पिछले जो सरकार में महेंद्र सिंह मंत्री थे उनकी ओर से सिविल जज ने ये कि वाकई महेंद्र सिंह का की ओर से जो वाद दायर था वो सही था और संजय सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे घोटाले के वो गलत हैं। लिहाजा 1 लाख रुपए का जुर्माना उन्होंने आम आदमी के पार्टी संजय सिंह, जो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं, उन पर लगाया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो घोटाले की बात की जा रही थी जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ की, वो गलत पाया गया है अदालत की नजर में। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी सहित 4 लोगों से ठगी की गई है। जालसाजों ने डीएसपी की पत्नी मंजू को निशाना बनाया है। जालसाजों ने डीएसपी की पत्नी को निशाना बनाया, कॉल कर बेटे के इलाज के लिए 20 लाख रुपए मांगे। डिप्टी एसपी की पत्नी ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए।
पीड़िता ने कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। डिप्टी एसपी की पत्नी ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी सहित 4 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने डीएसपी की पत्नी मंजू को निशाना बनाया।